है 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज से देश भर में 185 भारत विजय रैलियां करेंगे। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से कर दी है। नरेंद्र मोदी आज सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए सुबह ही पहुंचे। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह करीब 9 बजे वो सांझी छत पहुंचे। यहां से वो माता वैष्णो के मंदिर के लिए रवाना हो गए। ये तस्वीरें सांझी छत से हैं। नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। आज से देश भर में 185 भारत विजय रैलियां करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेने के लिए वो पहुंचे जम्मू। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं और उसके बाद एक एक करके अपनी रैलियों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा कमल खिल सके, इसकी कोशिशों के तहत नरेंद्र मोदी की ये शुरुआत मानी जा रही है। जयकारा वैष्णो देवी माता दा। नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं और सभी जयकारा लगाते हुए वहां पर माता वैष्णो देवी का कई वर्षों के बाद वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और जाहिर तौर पर काफी ज्यादा खुश भी वो दिखाई दिए। हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। कठुआ के हीरानगर से 185 भारत विजय रैलियों की शुरुआत वो करेंगे और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इन रैलियों का खाका तैयार किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सांझी छत के दिखा रहे हैं, जहां से माता वैष्णो के मंदिर के लिए नरेंद्र मोदी रवाना हुए थे। जयकारा वैष्णो देवी माता दा। मोदी ने विजय शंख फूंक दिया। वो आज से मिशन 2014 के लिए देश भर में 185 भारत विजय रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। जम्मू के बाद नरेंद्र मोदी की दूसरी रैली यूपी के बुलंदशहर में होगी। यहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रैली में करीब 1 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। जो जनसभा स्थल है, जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा काफी बृहद स्तर पर की गई है और बाहर से भी पुलिस बल मंगाया गया है। इसके बाद मोदी दिल्ली के शास्त्री पार्क में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। मोदी के अलावा दिल्ली की अलग अलग जगहों पर विनोद खन्ना, स्मृति ईरानी, नवजोत सिंह सिद्धू और अनूप जलोटा सहित 43 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। मोदी जी तो सालों से देश भर में घूम रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, मगर चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अंतिम दौर में मोदी फॉर पीएम की अपनी मुहिम को और दमखम से पेश करना चाहती है और मोदी ब्रांड को जनता के बीच और आक्रामक ढंग से पहुंचाने के लिए खास रणनीति भी तैयार की गई है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो शुरुआत कर दी है नरेंद्र मोदी ने। उधर नरेंद्र मोदी को साल 2002 के दंगों का दुख तो है, लेकिन अपराध बोध नहीं है। ये दावा किया है मोदी पर किताब लिखने वाले एक ब्रिटिश पत्रकार ने, जिनकी नई किताब चर्चा में आ गई है। नरेंद्र मोदी की जल्द प्रकाशित होने वाली जीवनी में मोदी के हवाले से बड़ी बातें कही गई हैं। इस किताब को ब्रिटिश लेखक और टेलीविजन निर्माता एंडी मैरिनो ने लिखा है। किताब में मोदी के हवाले से कई मुद्दों पर 2 टूक लिखा गया है, खासकर 2002 के दंगों को लेकर। किताब के लेखक का दावा है कि मोदी ने 2002 के दंगों को लेकर उनसे कहा कि जो कुछ हुआ उसको लेकर मैं दुखी महसूस करता हूं, लेकिन मैं इसके लिए खुद को दोषी नहीं समझता। इस किताब में यह भी कहा गया कि मोदी गुजरात दंगे के बाद पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन पार्टी के फैसले की वजह से वो पद पर बने रहे। 310 पेज की इस किताब में मोदी से संबंधित और भी कई नई बातें सामने आने का दावा किया गया है। 310 पेज की यह किताब ऐसे वक्त में सामने आई है जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों के लिए दुख जाहिर किया है। इससे पहले भी बीते साल दिसंबर में उनका एक ब्लॉग सामने आया था, जिसमें उन्होंने कुछ इसी तरह की भावनाएं जाहिर की थी। हालांकि उनके आलोचक उनसे गुजरात दंगों पर दुख नहीं, माफी की मांग करते रहे हैं। भूपेश ठाकुर, इंडिया न्यूज।
और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि अरविंद केजरीवाल के आरोपों का गुजरात सरकार ने पहली बार जवाब दिया है। गुजरात सरकार ने कहा है कि केजरीवाल के आरोप सरासर झूठे हैं। केजरीवाल ने पहले 10 साल में 800 किसानों की आत्महत्या की बात कही थी, लेकिन वाराणसी पहुंचकर उन्होंने 10 साल में गुजरात में 10,000 किसानों की आत्महत्या की बात कही। राज्य सरकार ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण पर भी अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम बातें गुजरात सरकार की ओर से कही गई हैं। आपको बता दें कि कल वाराणसी में रैली करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने ताबड़तोड़ कई आरोप गुजरात की सरकार पर लगाए थे। और अब चौथी बड़ी खबर। इससे पहले मंगलवार को वाराणसी में हुई रैली में अरविंद केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी के विकास के दावों को झूठ का पुलिंदा बताया। इसके अलावा उन्हें किसानों और गरीबों का विरोधी करार दिया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने खुद की तुलना भगवान राम और सत्यवादी हरिश्चंद्र से कर डाली। इसी रैली से केजरीवाल ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ उतरने का ऐलान भी कर दिया। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ वाराणसी के मैदान में ताल ठोक दी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का वाराणसी में पहला चुनावी भाषण में कमोबेश वही बातें जो केजरीवाल अक्सर कहते आए हैं। बस मोदी पर हमला थोड़ा और तीखा, थोड़ा और तेज। केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी यहां से जीत गए तो न किसान बचेंगे न बुनकर। मोदी जी को वोट मत दे देना। अगर मोदी जी को वोट दे दिया तो ना तो तुम्हारी जमीन बचेगी और ना तुम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो अगर मोदी जी को आपने वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर बुनकर नहीं बचने वाले। अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो वाराणसी के अंदर उद्योगपति नहीं बचने वाले, छोटे छोटे। बीजेपी ने भले ही इस चुनाव में राम के नाम से दूरी बनाकर रखी हो, लेकिन केजरीवाल ने अपने त्याग की तुलना भगवान राम और सत्य हरिश्चंद्र से कर डाली। भगवान राम के साथ तो सारी जनता थी और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये बीजेपी वाले होते तो कहते भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राजपाट दान में दे दिया था। ये तो अच्छी किस्मत थी राजा हरिश्चंद्र की जी बीजेपी वाले थे नहीं तो कहते राजा हरिश्चंद्र भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा। इन बीजेपी वालों को क्या पता त्याग क्या होता है। तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को छोड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में वो त्याग का पाठ हमें सिखा रहे हैं। शीतल राजपूत के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। केजरीवाल ये तय करके आए थे कि दिन भर के दौरे के दौरान वो वाराणसी के हर वर्ग और समुदाय को साधने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने शुरुआत गंगा में डुबकी लगाकर की। इसके बाद भाषण के दौरान अजान की आवाज आने पर 3 मिनट के लिए चुप हो गए। इससे पहले उन्होंने बुनकरों, किसानों और दुकानदारों के अलावा हर उस वर्ग को मोदी के नाम से डराया जिनके वोट बैंक पर उनकी नजर है। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और वहीं अरविंद केजरीवाल का आज वाराणसी में दूसरा दिन है। केजरीवाल आज वाराणसी में रोड शो के साथ 2 रैलियां भी करेंगे, लेकिन वाराणसी में आज सुबह से ही केजरीवाल का विरोध होना भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के लोग वाराणसी में लोगों को समझाने आज सुबह से पार्कों में जुटने शुरू हो गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया। केजरीवाल भगोड़ा है, केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। केजरीवाल की पार्टी के लोग स्थानीय लोगों को समझाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग जहां भी जाते हैं कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर देते हैं। वाराणसी में भी यही हुआ। सोमनाथ भारती वाराणसी में जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे उस वक्त कैसे स्थानीय लोगों ने उनका विरोध किया, अब वो देखिए। कारण क्या है कि इनके पास गंदगी इतनी है, कुछ भी करें, हमारे देखा देखी कितना भी प्रयास करें। ये अब येदियुरप्पा साहब लड़ रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त दे देंगे भारत। कैसे देंगे? उनका तो सारा का सारा प्रयोग ये है कांग्रेस मुक्त भारत देंगे। हमारा प्रयोग ये है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। उनके पास लोग ही नहीं, कितना ही प्रयास कर रहे हैं, वो टेंटेड मिनिस्टर से लेके आएंगे। सोमनाथ भारती को आप सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं वाराणसी के लोग आखिर क्यों केजरीवाल और उनके नेताओं के विरोध में है।
बनारस में केजरीवाल का कोई अस्तित्व नहीं है और ये भाड़े के टट्टू लोग आए हुए हैं दिल्ली से और वही केवल माहौल को यहाँ का बिगाड़ना चाहते हैं। और बनारस की धरती केवल मोदी के लिए है और निश्चित रूप से मोदी यहाँ जीतेंगे। जनता ने उनको सपोर्ट किया, कुछ सोच के बनाया, पर उनको ऐसे छोड़ के भागना नहीं चाहिए था। पर्टिकुलर पहले वो 5 साल राज्य करते, सुधारते, दिल्ली नहीं सुधार पाए, वो पीएम कैसे बन पाए? कौन सी जनता ने उनसे कहा कि आप मोदी के खिलाफ लड़िए? वो जनता कौन है? बनारस की जनता है या पहले से प्री प्लान था कि ये काशी से लड़ेंगे मोदी को डिस्टर्ब करने के लिए? बस चलिए, ये तो बनारस के लोगों की राय है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सूत्रों से पक्की खबरें हैं कि मैनिफेस्टो में कांग्रेस का फोकस महिलाओं और युवाओं पर होगा। इसके अलावा कई कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र घोषणा पत्र में हो सकता है। राहुल गांधी कांग्रेस के जिस मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए पिछले कई दिनों से शहर शहर गली गली घूम रहे हैं, उसमें देश की जनता के लिए कौन कौन से चुनावी वादे होंगे और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, आज ये साफ हो जाएगा। सूत्रों से खबर है कि घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार से निपटने को लेकर रणनीति, कमजोर वर्गों और महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना और रोजगार पैदा करना, कृषि को लाभदायक बनाना, काला धन वापस लाना और कालाबाजारी पर रोक, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को वित्तीय सुरक्षा, शहरी विकास, परिवहन और ई गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर जोर हो सकता है। खबर है कि मैनिफेस्टो के ड्राफ्ट को एक एंटनी की अध्यक्षता वाली समिति की 16 मार्च को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया। एंटनी के अलावा घोषणा पत्र समिति में पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह समेत कुछ और बड़े नेता शामिल थे। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में महंगाई, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए कड़े उपाय का जिक्र होने की संभावना है। इसके अलावा मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले तकरीबन 70 करोड़ लोगों को न्यूनतम वित्तीय सुरक्षा देने के राहुल के विचारों पर भी कांग्रेस ठोस कदम उठा सकती है। अभिषेक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस का पिटारा आज खुलने वाला है और देखना होगा कि इसमें आम आदमी के लिए क्या क्या रहता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। 10 बजे की 10 बड़ी खबरों में अब आपको देते हैं 7वीं बड़ी खबर। पहले बात करते हैं बीजेपी के मोदी और कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री की। मधुसूदन मिस्त्री को कांग्रेस ने कल रात बड़ोदरा से मोदी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। मिस्त्री कौन है और उन्हें क्यों उतारा गया है, ये भी समझिए अब। पूरे देश की नजर जिस वक्त बनारस पर है, काशी में केजरीवाल सीधे मोदी को चुनौती दे रहे हैं। उस समय कांग्रेस ने काशी छोड़कर गुजरात के वडोदरा से मोदी के खिलाफ मधुसूदन मिस्त्री को उतारा। कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाले मिस्त्री के नाम का ऐलान किया अजय माकन ने। गुजरात, वडोदरा टू टेक ऑन नरेंद्र भाई मोदी, मिस्टर मधुसूदन मिस्त्री। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इस पल की मैं बहुत सालों से इस पल का मैं इंतजार कर रहा था, जो आया है। मोदी भी लड़े बड़ौदा से, मैं भी लड़ूं। मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के महासचिव के पद पर हैं। वो यूपी में पार्टी के प्रभारी के तौर पर भी काम देख रहे हैं। उन्हें गुजरात में आदिवासियों का लोकप्रिय नेता माना जाता है। मिस्त्री साबरकांठा से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। वो साल 2009 में साबरकांठा सीट से चुनाव हार गए थे। वडोदरा से कांग्रेस ने नरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने उम्मीदवारी वापस ले ली। इसीलिए मधुसूदन मिस्त्री को वहां से उतारा गया है। वो साल 1995 से पहले बीजेपी में रह चुके हैं। मधुसूदन मिस्त्री आरएसएस के सदस्य भी रहे हैं। मिस्त्री के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो गुजराती हैं और वहाँ की राजनीति को बखूबी समझते हैं। गुजरात की बड़ौदा सीट से पार्टी ने नरेंद्र रावत को अपना उम्मीदवार बनाया था। रावत को राहुल गांधी के प्राइमरी वाले आइडिया से चुना गया था, लेकिन ऐन वक्त पर रावत ने मैदान छोड़ दिया, जिसके बाद मधुसूदन मिस्त्री को मैदान में उतारा गया है। आनंद पाठक, इंडिया न्यूज, सूरत। और 8वीं खबर यह है कि कांग्रेस की 7वीं लिस्ट में अशोक चव्हाण का नाम भी आया। चव्हाण पर आदर्श घोटाले को लेकर आरोप लगे थे। वो इमेज उनका पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन पहले कयास से कांग्रेस चव्हाण को टिकट नहीं देगी। मगर मराठा वोट बैंक की सियासी मजबूरी ने राहुल गांधी के तमाम दावों की हवा निकाल दी। महाराष्ट्र, नांदेड़, अशोक शंकर राव चौहान।
कांग्रेस के केंद्रीय प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष अजय माकन ने जैसे ही नांदेड़ से अशोक चौहान की उम्मीदवारी का ऐलान किया, कांग्रेस पर उसी वक्त सवाल उठ खड़े हुए। और कांग्रेस की सफाई सुनिए। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कि उनको रोक सके। एपेक्स कोर्ट के कोई ऑर्डर्स ऐसे नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन के भी कोई ऑर्डर्स ऐसे नहीं हैं। तो यह निर्णय लिया गया है कि अशोक चौहान जी नांदेड़ से चुनाव लड़े। सीईसी का ये निर्णय है। मामला कुछ भी नहीं है, ये तो मीडिया ने कुछ सेक्शन के मीडिया ने उसको उठाया हुआ है, कुछ नहीं है। मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल काबिल हूँ, पात्र हूँ और मुझे उसी चीज का उसमें फिक्र की बात। राहुल गांधी ने अपने चुनावी पोस्टर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही थी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस में टिकट दिए गए और अब अशोक चौहान को भी मैदान में उतार दिया गया, उससे एक बार फिर साफ हो गया है कि टिकट बंटवारे के फैसलों में या तो राहुल गांधी शामिल नहीं है या फिर उसमें उनकी चल नहीं रही। और उधर बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की 48 घंटे के बाद कुर्सी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीएल में भ्रष्टाचार के निष्पक्ष जांच के लिए श्रीनिवासन का पद से हटना जरूरी है। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन आईपीएल को यूएई और बांग्लादेश में कराने की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया और बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये सिफारिश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के मुताबिक अगले 2 दिन में श्रीनिवासन अध्यक्ष पद छोड़ने पर फैसला ले ले। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आईपीएल में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी बताया है। अब इस मामले की सुनवाई 27 मार्च को दोबारा होगी और हां, अदालत की सिफारिश का जवाब नहीं देने पर श्रीनिवासन पर कार्रवाई भी हो सकती है। पहले सुप्रीम कोर्ट के का जो ऑब्जर्वेशन है उसको एनालाइज बीसीसीआई में लोग करेंगे, तभी कुछ कर सकते। श्रीनिवासन के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता अभिषेक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की इस सिफारिश का स्वागत किया है। आज के सुनवाई से ये स्पष्ट है कि जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि श्रीनिवासन जब तक स्टेप डाउन नहीं करते हैं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आप क्रिकेट को क्लीन करने की बात करते हो, लेकिन गंदगी तो आपके अंदर भरी हुई। अगर श्रीनिवासन बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष शिवलाल यादव को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और 10वीं बड़ी खबर यह है कि पुणे में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन सुसाइड से पहले इस आरटीआई कार्यकर्ता ने सड़े हुए सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए। पुणे के छक्कन इलाके में रहने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट विलास बोरवरकर ने अपने सुसाइड नोट में 52 लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया है, जिनमें एक एनसीपी नेता और विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वालसे पाटिल और आईपीएस अधिकारी विश्वास नागरे का नाम भी शामिल है। आगे और जानकारी लेके उसमें तहकीकात करके जो कुछ है वो जो कार्रवाई करनी जरूरी है वो हो जाएगी। वो काफी गंभीर आरोप है।